हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेट जेआरएफ के लिए और भी सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट हैं और ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हैं इसमें, तो इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर डेली प्रैक्टिस सेट करवाई जाती है। तो चलिए इसका पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित पशु समूहों में से कौन सा समूह मोहनजोदड़ो की पशुपति मुहर पर अंकित है? तो ये अंकित है व्याघ्र, गैंडा, भैंसा और हाथी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मोहनजोदड़ो से एक मुहर के ऊपर पद्मासन की मुद्रा में विराजमान एक योगी का चित्र मिला है, जो पुरुष के दाईं ओर चीता और हाथी तथा बाईं ओर भैंसा और गैंडा का चित्र मिला है। सिर पर एक त्रिशूल जैसा भूषण है। इनके 3 मुख हैं, इसलिए मार्शल ने इस देवता को रुद्र शिव से संबोधित किया है और इन्हें त्रिमुख पशुपति योगेश्वर अथवा महायोगी कहा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं। हड़प्पा के लोगों के सामान्य घरेलू बर्तन किससे बने होते थे? तो ये बने होते थे मिट्टी के अच्छी तरह पकाए गए चित्रात्मक बर्तन के। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिट्टी के अच्छी तरह पकाए गए चित्रात्मक बर्तन के। बर्तन बनाने के लिए सिंधु की मिट्टी का प्रयोग किया गया था। इसमें चूना और तथा अभ्रक मिलाया जाता था। हड़प्पा के बर्तन भारी और योग्य होते थे। बर्तन विभिन्न प्रकार के थे, सादे भी होते थे और पुते हुए भी होते थे, या चित्रात्मक जिसे कहते हैं। अधिकतर भांड सादे थे जो लाल मिट्टी के बने थे, जिन पर बहुधा लाल या भूरी पट्टिका बना दी जाती थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं। परवर्ती हड़प्पा काल की पूरा सामग्रियों के साथ चित्रित धूसर पात्र परंपरा के अवशेष मिले हैं। तो ये कहाँ से मिले हैं? तो ये मिले हैं भगवानपुरा से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भगवानपुरा से मिले हैं। परवर्ती हड़प्पा के पुरावशेषों के साथ चित्रित धूसर मृदभांड परंपरा के अवशेष हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में सरस्वती नदी के तट पर स्थित भगवानपुरा नामक पुरास्थल से मिले हैं। इसका उत्खनन जेपी जोशी द्वारा करवाया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं। तोकुगावा जापान की पहली व्यावसायिक राजधानी कौन सी थी? तो ये थी ईदो। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ईदो। नेक्स्ट देखते हैं। किसे राष्ट्रपति या चीन गणराज्य के पिता के रूप में माना जाता है? तो इन्हें माना जाता है सन यात सेन को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सन यात सेन को माना जाता है। सन यात सेन के प्रयासों से चीन में 1911 ईस्वी में राज क्रांति संपन्न हुई थी, किंतु उसके बाद पद त्याग कर युआन शिकाई ने स्वेच्छाचारी शासन स्थापित करने का प्रयास किया था। सेन ने अपने 3 सिद्धांत दिए। राष्ट्रीयता, जनतंत्र और समाजवाद के आधार पर चीन का पुनर्निर्माण करने का प्रयास किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं। सैन्य शासन के साथ अपने लंबे प्रयासों के कारण किस देश को गैरिसन राज का नाम दिया गया था? तो ये दिया गया था पाकिस्तान को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान को दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, किसे राष्ट्रपति या चीन गणराज्य के पिता के रूप में माना जाता है? ये तो सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1513 में किस फ्लोरेंटाइन विद्वान ने द प्रिंस लिखा था? तो ये लिखा था निकोलो मैकियावेली ने लिखा था। राइट आंसर डी हो जाएगा। निकोलो मैकियावेली का जन्म 3 मई 1469 को हुआ था। कहाँ हुआ था? फ्लोरेंस में हुआ था। ये प्रसिद्ध अधिवक्ता जॉर्ज बर्नार्ड द निकोलो व उनकी पत्नी स्टीफैनी नीली की दूसरी संतान थे। माता पिता दोनों फ्लोरेंटाइन नोबिलिटी अर्थात फ्लोरेंस के कुलीन वर्ग से नाता रखते थे। द प्रिंस में व्यंग के साथ साथ एक ऐसे निहत्थे पैगंबर के रूप में जिक्र किया गया था जिसका बुरा अंत हुआ था। तो
द प्रिंस को कभी प्रकाशित नहीं किया गया और इसका विषय अभी भी विवादित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, सोल्फेरिनो का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था? सोल्फेरिनो का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था? तो लड़ा गया था फ्रांस व सार्डिनिया की संयुक्त सेना और ऑस्ट्रिया के बीच। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नांकित नारों में से कौन सा नारा मैजनी का नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वतंत्र इटली अमर रहे, ये नहीं था। बाकी ये सभी इन्होंने नारा दिया था। मैजनी इटली की स्वतंत्रता तथा एकता को एक धर्म मानता था, लोकतांत्रिक सिद्धांतों के साथ उदात्त धार्मिक चेतना के सक्रिय कार्यान्वयन का आह्वान किया था। मैजनी ने जनता को उपदेश देते हुए कहा कि समस्त व्यक्तियों को जो राष्ट्रीयता चाहते हैं उनको अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति का पवित्र अधिकार है। यह ईश्वर का उद्देश्य एवं प्रबल इच्छा है। इसी उपलक्ष्य में मैजनी का नारा था परमात्मा में विश्वास रखो, दूसरा था सभी संगठित हो और तीसरा था इटली को दासता से मुक्त करो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वतंत्र इटली अमर रहे, ये नहीं था, बाकी सभी थे। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नांकित में से किस बाल्कन राज्य ने प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी का साथ दिया था? तो ये दिया था बुल्गारिया ने। राइट आंसर सी हो जाएगा, बुल्गारिया ने दिया था। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा धर्म त्रिरत्न में विश्वास करता है? तो जैन धर्म करता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति के लिए 3 साधन बताए गए जिसे त्रिरत्न के नाम से जाना जाता है। ये त्रिरत्न कौन है? तो पहला है सम्यक दर्शन, दूसरा है सम्यक ज्ञान और तीसरा है सम्यक चरित्र। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा अभिलेख भागवत धर्म के इतिहास के लिए महत्वपूर्ण है? तो ये है बेसनगर स्तंभ लेख। राइट आंसर बी हो जाएगा, बेसनगर स्तंभ लेख। बेसनगर स्तंभ अभिलेख भागवत धर्म के इतिहास की जानकारी की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण अभिलेख है। इससे यह स्पष्ट होता है कि तक्षशिला का यवन राजदूत हेलियोडोरस जो थे भगवान भागवत धर्म में स्वीकार किया तथा इस स्तंभ की स्थापना भी करवाई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, प्रथम जैन धर्म सभा आयोजित की गई थी, पाटलिपुत्र में की गई थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और दूसरी जो की गई थी वो वल्लभी में की थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, त्रिपिटक क्या थे? त्रिपिटक धर्म ग्रंथ थे। राइट आंसर बी हो जाएगा। त्रिपिटक जो थे वो महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनकी शिक्षाओं का संकलन 3 पिटकों में विभाजित किया गया है जिसे त्रिपिटक कहते हैं। पहला कौन है? पहला है विनय पिटक और दूसरा है सुत्त पिटक और तीसरा अभिधम पिटक। इन्हीं को त्रिपिटक की संज्ञा दी जाती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, जैन धर्म के सिद्धांतों के अनुकूल नहीं है। तो कौन सा अनुकूल नहीं है? ऑप्शन है अहिंसा पर अत्यधिक बल देना, बी है कायक क्लेश से शरीर का अंत, सी है जन भाषा में प्रचार और डी है ईश्वर द्वारा कैवल प्राप्ति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जैन धर्म में अहिंसा संबंधी सिद्धांत अत्यंत कठोर है। मन, वचन तथा कर्म में से किसी के प्रति असंगत व्यवहार हिंसा है। जैन धर्म में कायक क्लेश पर भी अत्यधिक बल दिया गया था। इसके अंतर्गत उपवास द्वारा आत्मदाह का भी विधान था। इस पद्धति को संलेखना पद्धति भी कहा जाता है। ईश्वर द्वारा केवल प्राप्ति ये नहीं था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, चोल वंश के शासकों की महानता किस कार्य पर आधारित थी? तो ये थी का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, श्रेष्ठ शासन व्यवस्था। श्रेष्ठ शासन प्रणाली चोल वंश के शासकों की महानतम उपलब्धि थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं,
निम्नलिखित का अनुक्रमित क्रम दीजिए और प्रदत्त कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका देख लेते हैं। अनुक्रमिक क्रम क्या है? तो आदित्य चोल का जो है वो 871 से 907 के बीच है। 871 से 907 के बीच है। अपरांतक चोल का जो 907 से 955, इनका है 907 से 955। तो सबसे पहले आदित्य चोल हो जाएगा, फिर परांतन हो जाएगा और फिर उसके बाद हो जाएगा राज चोल प्रथम। इनका जो था वो 985 से 1014 तक था। 985 से 1014 था। और राजेंद्र चोल का जो था वो 1015 से 1044 था। 1015 से 1044 था। तो सबसे पहले आदित्य चोल हो जाए, फिर प्रांतक हो जाए, फिर राज चोल, फिर राजेंद्र चोल सबसे लास्ट में हो जाएगा। तो सबसे पहले जो हो जाएगा वो आदित्य चोल सेकंड हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। राजराजेश्वर मंदिर समर्पित है। तो किस लिए समर्पित है? राजराजेश्वर किस देवता को समर्पित है? ये समर्पित है शिव को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिव को। राजराजेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर इसे कहते हैं। ये भगवान शिव को समर्पित है। इसका निर्माण चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर में करवाया था। यह भारत के मंदिरों में सबसे बड़ा और द्रविड़ स्थापत्य के चरमोत्कर्ष का प्रतीक माना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देख लेते हैं इसका कौन सा सही है। मिलान कर लेते हैं इसका। बहाउद्दीन जकारिया का हो जाएगा सोहरावर्दी। बहाउद्दीन जकारिया का हो जाएगा सोहरावर्दी। सैयद मोहम्मद जिलानी का हो जाएगा कादरी। निज़ामुद्दीन औलिया का हो जाएगा चिश्ती। और मोहम्मद गौस का हो जाएगा सत्तारी। इसका एका सेकंड हो जाएगा, एका सेकंड दोनों में है। और बी का हो जाएगा 3, बी का 3। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित करना है और नीचे कूट की सहायता से दिए गए विकल्प का चयन करना है। तो इसका भी देख लेते हैं कौन सा सही होगा। कबीर दास कौन थे? यहाँ पूछा गया है। कबीर दास जो थे वो जुलाहा थे। और रैदास जो थे वो मोची थे। और सेना का हो जाएगा नाई। और धन्ना का हो जाएगा किसान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए का 4, बी हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कबीर का जन्म जो हुआ था वो 1440 ईस्वी के आसपास वाराणसी जिले के लहर तारा नामक स्थान पर हुआ था। इनका जन्म एक ब्राह्मणी के कोख से हुआ था, लेकिन इनका पालन पोषण एक जुलाहे घर में हुआ था। ये भक्ति आंदोलन के एक निर्गुण संत थे। और रैदास रामानंद के 12 शिष्यों में से एक थे। जो रैदास जो थे वो रामानंद के शिष्यों में से एक थे तथा वाराणसी में मोची का कार्य करते थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है पूछा गया है। इसमें पूछा गया कौन सही सुमेलित है। अमीर खुसरो, तुगलकानामा ये सही हो जाएगा। बाकी ये सारे गलत हैं इसमें। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। तुगलकानामा अमीर खुसरो की कृति या खुसरो की अंतिम मनसवी
मसनवी थी। इसमें खुसरो शाह के विरुद्ध गयासुद्दीन तुगलक की विजय का उल्लेख मिलता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, बंगाल की वामपंथी महिला नेताओं ने 1942 में निम्न में से किस संगठन की स्थापना की थी? तो ये की थी महिला आत्मरक्षण समिति की। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन इंडियन कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी? तो ये थी सरोजनी नायडू। राइट आंसर सी हो जाएगा, सरोजनी नायडू थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली भारतीय महिला सरोजनी नायडू थी। इन्होंने 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष जो थी वो श्रीमती एनी बेसेंट थी। इन्होंने 1917 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सरोजनी नायडू जो थी वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी और एनी बेसेंट जो थी वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, खुदाई खिदमतगारों को आम लोग किस नाम से जानते थे? तो ये जानते थे लाल कुर्ती वाले के नाम से जानते थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लाल कुर्ती वाले। नेक्स्ट देखते हैं, डैश के लिए अलग चुनाव प्रस्ताव की घोषणा होते ही गांधी जी ने आमरण अनशन आरंभ कर दिया था। तो यहाँ पूछा गया है, डैश के लिए चुनाव प्रस्ताव की योजना होते ही चुनाव के प्रस्ताव की घोषणा होते ही गांधी जी ने आमरण अनशन शुरू कर दिया था। तो ये किया था दलित वर्गों का चुनाव। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन इंडियन कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी? तो ये थी, निम्नलिखित में से कौन, नेक्स्ट क्वेश्चन है तो ये सेम क्वेश्चन है, आगे देखते हैं, काला शोक संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काला शोक किस वंश से संबंधित था? तो ये संबंधित था शिशुनाग वंश से। राइट आंसर ऑप्शन में बी हो जाएगा, शिशुनाग वंश से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोक्ष या निर्वाण की अवधारणा किस भगवान की धारणा से जुड़ी हुई है? तो ये जुड़ी हुई है ब्रह्मा से। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वैदिक काल में जोती हुई भूमि के लिए डैश शब्द का प्रयोग होता था। तो ये जो प्रयोग होता था उर्वरा का प्रयोग होता था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वैदिक काल में जोती हुई भूमि के लिए उर्वरा या क्षेत्र शब्द का प्रयोग होता था। ऋग्वेद ग्रंथ में जोती गई भूमि को सीता कहा जाता था। तो वैदिक काल में इसे उर्वरा कहा जाता था और ऋग्वेद में इसी को सीता शब्द से जाना जाता था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।